हाँ दोस्तों, अग्नि की उड़ान में हम लोग आगे बढ़ते हैं। परियोजनाओं की शेष अवधि के दौरान मैंने एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उसका आयोजन एमएनआईटी तमिल ने किया था। तमिल मेरी मातृभाषा है और उसकी उत्पत्ति पर मुझे गर्व है। इसकी उत्पत्ति का काल रामायण काल से भी पुराना है, अगस्त्य मुनि के समय का है और इसका साहित्य ईसा पूर्वी 5वीं शताब्दी का है। ऐसा कहा जाता है कि इस भाषा को व्याकरणचार्यों ने एक विशिष्ट रूप दे दिया है और अपने स्पष्ट तर्कों के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित है। मुझे यह सुनिश्चित करते हुए बहुत ही उत्साह हो रहा था कि विज्ञान भी इस अद्भुत भाषा के दायरे से बाहर नहीं है। मैंने आइए अपना खुद का विमान बनाइए शीर्षक से तमिल में एक लेख लिखा था। लेख बहुत ही अच्छा गया था और मुझे इसमें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। एमएनआईटी में से जो मेरी सबसे गहरी याद जुड़ी हुई है वह यह है कि प्रोफेसर स्पैंडर से संबंधित है। विदाई समारोह हो रहा था, उस समय मैं तीसरी लाइन में बैठा था जबकि सारे प्रोफेसर आगे वाली लाइन में बैठे थे। उन्होंने मुझे 2 बार आवाज़ लगाई और मुझे बुलाया कि कलाम आओ आगे बैठो। पहली बार तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने बुलाया तो मैं उनके पास गया और बैठा। और विदाई समारोह में भी उन्होंने कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो, तुम्हारी कड़ी मेहनत ही भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। और उन्होंने एक वाक्य और भी बोला था, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करें, तुम्हें सहारा दें, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हें तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। एमएनआईटी से मैं एक प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर में चला गया था। वहाँ मैंने एक टीम के सदस्य के रूप में इंजन की मरम्मत का काम किया। हवाई जहाज़ के इंजन पर अपना हाथों से किया गया काम काफ़ी कुछ सिखाने वाला होता है। कक्षा में पढ़े गए सिद्धांत और साथ में फिजिकल में आप जो काम करते हो उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और साथ में साथ एक अजीब सी अनुभूति होती है। मैं जब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से एक वैमानिक इंजीनियर बनकर निकला तो मेरे सामने नौकरी के 2 अवसर थे। एक वर्षों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTD&P एयर का। मैंने दोनों नौकरी के लिए आवेदन किया और दोनों ही जगह से मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। वायुसेना में भर्ती होने के लिए मुझे देहरादून जाना था और DTD&P एयर में साक्षात्कार के लिए मुझे दिल्ली जाना था। दक्षिण भारतीय तटीय इलाके के इस लड़के ने उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गंतव्य 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। अपनी मातृभूमि की विशालता से मेरा यह पहला सरोकार था। रेल के डिब्बे की खिड़की से मैंने देश का देहाती रूप देखा जो पहले नहीं देखा था। धान के खेतों में सफ़ेद धोती और पगड़ी लगाए हुए खेतों में काम कर रहे लोग तथा चमकीले रंग बिरंगी महिलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई सुंदर पेंटिंग हो। मैं खिड़की से चिपक कर बैठा हुआ था। ज़्यादातर जगहों पर लोग किसी न किसी काम में लगे दिखाई पड़ते थे, जिसमें से एक तरह की लय और शांति थी। जानवर चरा रहे थे पुरुष, कुओं से पानी खींचकर ले जाती थी महिलाएं। कभी कभार कोई बच्चा नजर आ जाता था और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता पीछे छूट जाता था। यह बहुत ही विस्मयकारी है कि जब कोई उत्तर की ओर बढ़ता है तो भूभाग में कैसा परिवर्तन होता जाता है। गंगा नदी के इस समृद्ध एवं उपजाऊ मैदानी इलाके तथा इसका कई सहायक नदियों ने अपने हमले, हलचल और परिवर्तन देखे हैं। ईसा से करीब 1500 साल पूर्व उत्तर पश्चिम से आगे तक गुजरने वाली पहाड़ी क्षेत्रों में गोरी चमड़े वाले आर्य के लोग फैल चुके थे। 10वीं शताब्दी में मुसलमान आए जो बाद में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य का रास्ता बनता चला गया। धार्मिक जीतों का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त तक भी कर्क रेखा से दक्षिण में विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों की श्रृंखला के कारण भारत का हिस्सा इनसे पूरी तरह से सुरक्षित बचा हुआ था। इनके साथ ही नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों का जल इस तरह बना हुआ था कि इससे भारतीय भूभाग के एक बड़े हिस्से की पूरी सुरक्षा होती थी। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही इन सब भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए रेल ने मुझे दिल्ली पहुंचाया। मैं 1 हफ्ते महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के इस शहर दिल्ली में रुका, इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया।
पूछे गए सारे प्रश्न आम थे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जो मेरी योग्यता को चुनौती दे। इसके साथ ही वायुसेना चयन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देहरादून में रवाना हो गया। इस चयन बोर्ड में बुद्धि के बजाय व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर था। साथ वे स्पष्ट तौर पर सारी योग्यता को देख रहे थे। भीतर की उत्तेजना के बाद भी मैं शांत दिख रहा था, दृढ़ था, लेकिन साथ ही चिंतित भी। मन में विश्वास होते हुए भी तनाव था। वायुसेना के लिए 25 में से जिस 8 उम्मीदवारों का कमीशन अधिकारी के रूप में चयन हुआ था, उसमें मैं 90वें नंबर पर ही आके अटक गया। इसे लेकर मेरे भीतर एक गहरी हुक सी उठी। किम गंतव्य विमूढ़ सा हो गया। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वायुसेना में नौकरी पाने का अवसर जो मेरे हाथों के करीब ही था आकर निकल गया। मैं चयन बोर्ड के बाहर आ गया और एक चट्टान किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे एक झील सी थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिरता था। कभी झील झिलमिलाती, कभी झरना स्थिर दिखता। मुझे पता था कि आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे होंगे। ऐसे कई सवाल थे जो जवाब चाहते थे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे रहेगी। अगला कंटिन्यू होगा अगले दिन। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार और थैंक यू।